नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर। आज हम फिर से हाजिर हैं और एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम दीपा है और मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे मामा जी गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयानक थी जो साफ नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ छत से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी इस जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और ये जान सकती थी कि आखिर मामा जी आधी रात को छत पर करते क्या हैं। हर बार मामी जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ जा नहीं पाती थी, और कभी कभी तो मुझे मामी जी पर हैरत होती थी कि कैसे वो मामा जी को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती हैं। लेकिन आज की रात मामी जी पता नहीं कहाँ थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। मेरे मामा जी कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की सीमा को लेकर छत पर चले गए थे और अब वो पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। इन 2 घंटों में मामा जी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे मामा जी पेशे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना था कि आखिर मामा जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले में। न मामी जी कभी खुद छत पर जाती हैं और न लड़की के घरवालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस रात से पर्दा उठने ही वाला था कि मामा जी सीमा के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी मामी जी की गर्जना जैसी आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहमी और धीमे लहजे में बात करने वाली मामी जी की पहली बार मैंने ऐसी आवाज सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचकर नीचे ले आईं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। वो गुस्से में मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए मामी जी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं छत पर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मामी जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज सीमा अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने मामा का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे मामा ही पाल रहे हैं? तुम्हारे पिता के मरने के बाद से तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे मामा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वो काम करे तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, इसीलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि इसके बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त और इस तरह नजर ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारे मामा जी को तुम्हारी शिकायत करूंगी। मामी जी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मामा जी से तो वैसे ही मुझे डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में मामी जी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फौरन ही मामी जी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मामी जी ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। एक रहस्यमयी माहौल। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मामा जी को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या जरूरत थी कि वो किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। जबकि गांव का दूसरा नाई जो है वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता था और आधे गांव के बीच लोगों के बाल उतारता था। उसे तो न ही किसी तरह की तन्हाई की जरूरत थी और न ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे मामा जी तो अलग ही तरह के नाई थे। दूसरों के मामा तो अपनी भतीजी से लाड़ प्यार करते थे, मगर मेरे मामा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे मामा जी मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूँ। न ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और न ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने ले जाने का काम भी मामा जी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे मामा जी पर इतना गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं। लेकिन मामा जी से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी, क्योंकि उनका नाई का काम था ही इतना अजीब कि कभी कभार महीने में एक बार वो बाल काटा करते थे, और वो भी हमारे ही घर की छत पर। बाकी सारा वक्त तो वो घर पर पड़े रहते और मुझ पर नजर रखते। मेरे पिता बहुत पहले हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए थे, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे मामा जी के कंधों पर ही थी और इसी वजह से मामा जी मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। ऐसा नहीं था कि मामा जी कोई कुंवारे मर्द थे, बल्कि वो तो एक शादीशुदा आदमी थे। उनकी शादी को 5 साल होने वाले थे। मामी जी भी हमारे साथ ही रहा करती थी,
लेकिन पता नहीं क्यों वो इतनी डरी सहमी सी नजर आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और मामा जी के साथ भी बिल्कुल सामान्य रहती थी। न ही उन्हें मामा जी से डर लगता था और न ही वो मामा जी से झिझकती थीं, जबकि मामा जी के आगे तो मामी जी की जान निकलती थी। वो मामा जी से नजर मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थीं, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती थीं। शायद इसकी वजह ये भी थी कि शादी के 5 साल बाद भी उनकी गोद खाली थी और वो मामा जी को औलाद न दे सकी थीं। जो भी था, मुझे अपने मामा एक आंख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे मामा जी क्या काम करते हैं, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे मामा जी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वो तो लड़कियों के बाल काटते थे, और वो भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी, और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर जिज्ञासा सी पैदा हो गई थी कि मामा जी ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि मामा जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन मामा जी का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाल काटते थे। सारे गांव में ये मशहूर था कि मामा जी जिस भी लड़की के बाल काटते हैं, उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मामा जी के पास लाया करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि मामा जी से बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वो भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि मामा जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे ये जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी मामा जी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते, तो मामी जी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती और किसी को छत पर न जाने देती। मेरी सहेली प्रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मामा जी के पास लाया गया। मैं ये सोचकर खुश हो गई कि चलो प्रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि मामा जी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल आई तो वो बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि सारा वक्त गायब दिमागी से क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली प्रिया को अचानक से क्या हो गया है। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ, अब वो बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसीलिए वो भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसीलिए झिझक रही होगी। माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 13 साल की प्रिया बहुत ही अजीब सी लग रही थी और क्लास के सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी छुपे छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मामी जी आगे आ जाती या फिर माँ ही मुझे डांटकर कह दिया करती कि अपने मामा जी के काम में दखल अंदाजी न किया करो। तुम्हारे मामा जी ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता के मरने के बाद हमारा पेट पाला। वो अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वो हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे माँ की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मामा ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहे थे। यहाँ तक कि अपनी शादी के बाद भी उन्होंने मेरे और माँ के खर्चे में कभी कोई रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि वो तो पहले से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते और मामी जी को भी हमारे साथ रहने पर कोई ऐतराज नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आंखों पर बैठाती थी। सारे गांव वाले भी मामा जी की बहुत ही इज्जत करते थे, क्योंकि मामा एक बहुत ही नर्म मिजाज इंसान थे। बस उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। वो खुद बेऔलाद हैं, इसीलिए वो औलाद की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने ये बात सोची तो मुझे भी ये बात सच ही लगी कि अगर मामा जी का सहारा हमारे साथ न होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने मामी जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा मामा जी के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर मामी मामा जी से मेरी शिकायत कर देती तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाती। मामा जी का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई न कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आती और मामा जी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। मामी जी सीढ़ियों के आसपास ही रहती और 2 घंटे बाद जब वो लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो मामा जी उसके काफी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफी अजीब सी नजर आती। और इस बात के बारे में भी मुझे उस वक्त पता चला जब एक रात मैं मटके से पानी पीने के लिए आंगन में आई और मामा जी को सीढ़ियां उतरते हुए देखा। मामा जी का हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था। उनका सांस भी फूला हुआ था,
ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। मामा जी हमेशा काले रंग की धोती बांधकर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वो नीचे उतरे तो उनके कपड़े भी बदले हुए थे। न ही उन्होंने धोती बांधी होती थी और न ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। वो बहुत हाँफते कांपते सीढ़ियां उतरे थे, जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हों और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा हो। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मामा जी किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और मामी जी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाल काटने के बाद मामा जी इतना भी कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस वक्त तो उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो खेत में हल जोत कर आ रहे हों। मामा जी को देखते ही मैं छुप गई थी और मामा जी अपने कमरे में चले गए थे। हमेशा की तरह अगले दिन मामी कमरे से बाहर थीं और मामा जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उन्हें मेरी भी फिक्र नहीं थी और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई हुई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर रसोई घर में गई तो मैंने मामी जी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते देखा। ये पहली बार था जब मैंने मामी जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं फौरन भागकर मामी जी के पास गई और पूछा, क्या हुआ है मामी जी? आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर मामी जी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मामी जी रो रही थीं और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मामा जी से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे मामा जी से और नफरत का एहसास हो रहा था कि शायद ये मामा जी ही थे जिनकी वजह से मामी जी छुप छुप कर आंसू बहा रही थीं। उस दिन के बाद से मैं मामा मामी जी पर नजर रखने लगी थी। जब भी मामा जी किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते और अगले सारे दिन मेरी मामी जी मुझे छुप छुप कर रोती हुई नजर आती। और फिर मेरी जिंदगी में भी वो दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे मामा के हाथों तेरी किस्मत भी चमकाई जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई कि अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए मामा जी के हवाले करने जा रही थीं। 12 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं ये सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना था। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि क्या तू नहीं जानती कि तेरे मामा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, जिसके बाल भी आज तक तेरे मामा जी ने काटे हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां तेरे मामा जी के हवाले करके नहीं जाते। जब वो तेरे मामा जी के इस काम से इतना फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घरवाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने मामा जी को बुलाया और मामा जी से कहा कि आज की रात तुझे अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। ये सुनकर मामा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे कि क्या अपनी दीपा भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अब दीपा की बारी है कि हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें और अगर इसके बालों पर तेरा हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। ये कहकर माँ ने मुझे मामा जी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने मामा जी से मिन्नत की कि वो मेरे बाल न काटे क्योंकि मैं गंजी नजर नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद मामा जी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद मामा जी मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही मामा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मामा जी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा क्योंकि मामा जी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि मामा जी के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि मामा जी क्यों रो रहे हैं। काफी देर बाद जब मामा जी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और फिर मामा जी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। वो रोते हुए कहने लगे, दीपा, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरे भाई की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की इज्जत है। मामा जी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन मामा जी के शब्दों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने मामा से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मामा जी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि मामा जी तेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदमों सीढ़ियां उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ मामा जी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए
तो मामा जी मामी के कदमों में बैठकर रो रहे थे और मामी जी से माफ़ी मांग रहे थे। मामी जी भी सिसक सिसक कर रो रही थीं। ये सब देखकर माँ भी परेशान हो गईं और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफी देर आंसू बहाने के बाद मामा जी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा तक कांप उठी। ये कैसे मुमकिन था कि मेरे मामा ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मामा जी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है, मैं गांव के ठाकुर के खास नाई था और मैं सिर्फ ठाकुर साहब के ही बाल काटा करता था। गांव के ठाकुर अय्याश तरह के आदमी थे और उनकी फितरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के ठाकुर ने मुझे अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया। गांव के ठाकुर ने सारे गांव में ये बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में बहुत जादू है और मैं जिसके भी बाल काटता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के ठाकुर की जमीनें भी फलने फूलने लगी हैं और ये इसीलिए ही हुआ है क्योंकि मैं उनके बालों पर हाथ लगाता हूँ। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे सादे लोग थे, उनके लिए तो गांव के ठाकुर की ही हर बात सही होती थी। और गांव के ठाकुर ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर ठाकुर साहब ने अपने खास नौकर के जरिए ये बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल काटूंगी तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ठाकुर साहब ने ये सब क्यों किया है। ठाकुर साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और फिर जब गांव वाले ये सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे कि उनकी किस्मत बदलने लगेगी, तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में ठाकुर साहब मुझे हजारों रुपए दे देते। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी मामी जी से हुई तो उस पहली रात मेरे सामने ये राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूँ उनके साथ ठाकुर साहब क्या खेल खेलते हैं, और ये जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन मैं ठाकुर साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाया था और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूँ। ठाकुर साहब को कम उम्र नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसीलिए ठाकुर साहब ने ये खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो ठाकुर साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब ये लड़की नई बालिग हुई है और वो उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई न कोई खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे। और गांव की हर बालिग लड़की उनके गंदगी और तिरस्कार का शिकार बनी थी और तुम्हारी मामी भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी मामी ने मेरे सामने खोला था, लेकिन उस वक्त तक मैं बुरी तरह ठाकुर साहब के काम में फंस चुका था। ठाकुर साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी ये बात खोलने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस डर से मैंने न ही कभी ठाकुर साहब का काम छोड़ा और न ही कभी तुम्हें अकेली घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और खराब है। तुम्हारी मामी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ ठाकुर साहब क्या करते हैं, इसीलिए वो छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। ठाकुर साहब ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। ठाकुर साहब लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते। इस तरह उस लड़की की जिंदगी संवर जाती। ठाकुर साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके पैसा लुटा रहे थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर ठाकुर साहब को ये खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगी। मामा जी की बात सुनकर मैं और माँ रोने लगी थीं। हमें तो इस चीज़ की कुछ खबर ही नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थीं, इसलिए उन्हें भी ठाकुर साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो मामा जी का अपने ऊपर नज़र रखना और उनका हमेशा पाबंदियां लगाना हमेशा बुरा लगता था, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मामा जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे कि जो मुझे ठाकुर साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे थे।
मामा जी ने हमसे वादा किया कि वो मेरी इज्जत पर आंच भी नहीं आने देंगे और न ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। मामा जी ने रोते हुए माँ और मामी जी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, वो सारे गांव वालों को ये बात समझा देंगे और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं, माँ, मामा और मामी जी कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। मामा जी ने कदम बढ़ाया था, इसीलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मामा जी ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा खत लिखा था जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिख दी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला ठाकुर साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से ठाकुर साहब तक ये खबर न पहुंचाए कि वो अब जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से ये बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल आती तो वो किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा ही यूं लगता था कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है, लेकिन ये राज तो अब खुला था कि वो ठाकुर साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी। और मेरे वो मामा, जिन्हें मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वो खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। और जब हम ये गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे मामा जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांवों में ऐसे बहुत से ठाकुर और डेरे मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल है और सीधे साधे गांव वाले उनके घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। शहरी लोगों को चाहिए कि वो देहातों में पढ़ाई और जागरूकता के सिलसिले को आगे बढ़ाएं ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सकें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।